हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करेंगे, वैदिक कल्चर कवर करेंगे, उसके बाद महाजनपदास कवर करेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट वन रहेगा। पार्ट टू में बुद्धिज्म जैनिज्म डिस्कस करेंगे। ऐसे कर करके हम लोग हमारा जीके वेंडर यूट्यूब चैनल में पूरा एंशियंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, जितना भी जनरल स्टडीज का पार्ट आता है सारा कवर करेंगे। तो अभी ये हिस्ट्री सीरीज शुरू होने वाला है, तो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए। इसमें हमारा मकसद होगा बहुत ज्यादा ज्ञान लाभ नहीं, इसमें हमारा मकसद होगा कम से कम समय में जल्दी जल्दी करके हम लोग कैसे हिस्ट्री जियोग्राफी सारा कवर कर लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहां पर जनरल स्टडीज रहता है वहां हम लोग अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान देंगे। उसी हिसाब से मैं ये कंटेंट कलेक्ट किया हूँ, जहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा, कम समय में अच्छा अच्छा पॉइंट कवर हो जाएगा, तो आपका एग्जाम निकालने में बहुत सुविधा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था या उसका टाइमलाइन था 2500 बीसी। बीसी मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट, ख्रिस्ट के जन्म से पहले, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 बीसी, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण इंडस वैली क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो था सिंधु नद के किनारे पे था। सिंधु से इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में लोहा का व्यवहार शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, लोहा का जो है, इस लोहा का यूज मतलब आयरन का यूज शुरू नहीं हुआ था। किसका शुरू हुआ था? ब्रोंज का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया था। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? ब्रोंज सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? ब्रोंज सिविलाइजेशन। चलो तो देख लेते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों हड़प्पा क्यों बोल दिया? क्योंकि हड़प्पा जो पहला साइट था, हम लोग को पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो खोदना जब शुरू किया, तो सबसे एक के बाद एक साइट वहां पर डिस्कवर होते गया। तो सबसे पहले जो खुदाई हुआ था और सबसे पहले जिसका डिस्कवरी हुआ था वो था हड़प्पा, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा जो था ये रावी, अरे भैया ये रावी नदी का किनारा, अभी थोड़ी देर बाद ही हम देखेंगे। रावी नदी का किनारे ये हड़प्पा था। इसको सबसे पहले खोदा गया और इसका नेतृत्व कौन दिया था हमारा दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी इसका जो है एक्सकेवेशन किया था। और सबसे पहला साइट हड़प्पा हमारे पास आया था, इसलिए सभ्यता का नाम क्या दे दिए? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा। क्यों मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते? वो बाद में डिस्कवर हुआ। चलो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब सिर्फ हड़प्पा नहीं है, तो काफी साइट से जो हम आगे देखेंगे। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है जी, आप देखो आगे। इसका जियोग्राफिकल पोजीशन देख लेते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन था? पूर्व में एकदम ऊपर नॉर्थ में था कहाँ? मंडा। नॉर्थ मतलब जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की तरफ होगा। और ये नॉर्थ का लोकेशन क्या था? नॉर्थ का पोजीशन मतलब नॉर्थ में कहाँ तक एक्सटेंड किया था? मंडा तक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब
पश्चिम में, पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र का दायमाबाद आता है, सॉरी दक्षिण दक्षिण की तरफ, ठीक है। पश्चिम में तो सूर्य का केंद्र आ जाएगा, दक्षिण में नीचे की तरफ, नीचे नीचे कहाँ तक विस्तृत है, ये महाराष्ट्र का दायमाबाद तक, ठीक है। यूपी का आलमगीरपुर तक था, कहाँ पर, पूर्व में, पूरब में यूपी का आलमगीरपुर तक। और सुटका के अंदर, जो कि अभी बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां तक विस्तृत था, पश्चिम में। तो ये चारों तरफ कहाँ तक विस्तृत था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। पूर्व में, पूर्व में कहाँ से शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश से शुरू शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश का कहाँ, आलमगीरपुर। पश्चिम में महाराष्ट्र का दयामा, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर का मंडू, दक्षिण में, दक्षिण में है हमारा महाराष्ट्र का दहमाबाद, ठीक है जी। तो देखो अभी बाद में कुछ नहीं होगा, अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेके कर रहा हूँ। तुम लोग क्या करना, साथ ही साथ याद करते चले जाना। मैं चाहता हूँ तो जल्दी जल्दी फास्ट खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जानबूझ धीरे कर रहा हूँ ताकि हमारे साथ साथ दोहराते रहो, याद करके वीडियो बंद करके रख दो, हो गया तैयारी। जो वीडियो देख ले उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, अभी लास्ट में रिवीजन करना एग्जाम के पहले। तो ऐसा करो, तो अभी याद करते चले जाना, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखना बस छोड़ देना, ठीक है जी। हमारा ऐसे तो काफी वीडियोस पड़ा हुआ है यूट्यूब में, फायदा नहीं है फिर तो, ठीक है। तुम्हारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेन टारगेट ये है कि वीडियो देखो, यही याद करो, यही खत्म करो, बंद करके रख दो, हो गया। तो चलो, आंख बंद कर या ये आंख बंद करके थोड़ा याद करने का कोशिश करो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में का बात हम लोग कर रहे हैं। उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है, मंडू, मंडा, उत्तर में मंडा तक, मतलब जम्मू कश्मीर का मंडा तक। अच्छा, दक्षिण में कहाँ तक विस्तृत है, महाराष्ट्र का दायमाबाद। पूर्व में कहाँ तक विस्तृत है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। पश्चिम में कहाँ तक विस्तृत है, सुटका के अंदर, सुटका के अंदर जो हाल ही में कहाँ पर है, बालूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है जी। आ जाओ, अब देखो टाउन प्लानिंग, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था जी, यहाँ पर टाउन प्लानिंग मतलब क्या है, ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। अभी इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक कल्चर, वहां पर हम देखेंगे वहां पर रूरल कल्चर आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंडस वैली में टाउन कल्चर था, अर्बन कल्चर था। और ये टाउन कल्चर जो है, ये क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यहाँ पर ये लोग ब्रिक यूज करता था, और ब्रिक भी क्या था, यूनिफॉर्म साइज का था। और रोड्स कैसा था, ग्रिड क्रिस्कोस पैटर्न, मतलब क्या है, एक रोड दूसरे रोड को 90 डिग्री एंगल में क्रॉस करता था, ठीक है। ऐसे नहीं इधर उधर फैला हुआ है रोड, रोड बहुत ऑर्गेनाइज था, ग्रिड की तरह दिखता था, क्रिस्कोस पैटर्न, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में, राइट एंगल में क्रॉस सेक्स, मतलब क्या करता था, मतलब रोड का ऐसे सजावट किया गया जैसे कि एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कट कर रहा था, ठीक है। ये हो गया। तो दो बात यहाँ पर देख लिया, एक है कि क्या, कि भाई ब्रिक्स इन लोग ने यूज करता था, और ब्रिक्स भी क्या था, यूनिफॉर्म साइज का था। दूसरी क्या है, उसका रास्ता जो है ग्रिड और किसको पैटर्न का। एग्रीकल्चर ये लोग करता था, देखो इस टाइम में एग्रीकल्चर होता था थोड़ा बहुत, इन लोग ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। तो एग्रीकल्चर वाज नोन टू देम, ऐसी बात नहीं है कि इन लोग ने नहीं जानता था, एग्रीकल्चर उन लोग को आता था। एंड वाज ग्रोन, कॉटन वाज ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओनली। इंडिया में ही जो है कॉटन का सबसे पहले कल्टीवेशन शुरुआत इंडिया में ही हुआ है। इसीलिए एग्रीकल्चर वाले जानते हैं कि कॉटन का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वो इंडिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉटन का सेंटर ऑफ ओरिजिन, कहाँ से कॉटन का उत्पत्ति हुआ। अभी तो कल्टीवेशन कई सारे देश में होता है, लेकिन इसका कल्टीवेशन की शुरुआत इंडिया ने किया था। दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस, ये सिंधु सभ्यता, सॉरी सॉरी हाँ सिंधु सभ्यता जो है, ये क्या था, मातृसत्तात्मक था, ठीक है। यहाँ पर मदर गॉडेस का पूजा करी जाती थी, और यहाँ पर पशुपति महादेव का भी मतलब बहुत मानते थे लोग। और पशुपति महादेव जो थे वो था चीफ मेल डेटी, मतलब देवता में सबसे प्रमुख थे कौन, पशुपति महादेव। और मदर गॉडेस का भी यहाँ पर पूजा होती थी।
देयर इज एन एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब यहाँ पर स्क्रिप्ट मिला गया जहाँ पर पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी मतलब पता है क्या है, मतलब कोई खास अक्षर नहीं है वहां पर कुछ मतलब पिक्चर के माध्यम में कुछ प्रेजेंट करने का जो तरीका, कुछ ड्राइंग कर दिया पिक्चर, कुछ नक्शा बना दिया, उससे कुछ तुमको जान मतलब वो नक्शा देख कर दूसरे को कुछ समझा दिए, तो इसको क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। और इनका स्क्रिप्ट जो था वो ऐसे ही मतलब नक्शा बना हुआ, कुछ पिक्चर बना हुआ ऐसा कुछ था, इसलिए इसको कह दिया पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और ये कहाँ पर मिला, सील में खूब देखने को मिले। ठीक है, कहाँ पर, सील जो होता है ना, सील में बहुत ज्यादा देखने को मिले। क्या चीज, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है सील में बहुत ज्यादा देखने को मिले। और इसमें जो रिटर्न था वो राइट टू लेफ्ट तरफ, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट तरफ ही लिखते हैं ना जी, लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, हम जो कॉपी में लिखते हैं कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। तो इन लोग का थोड़ा उल्टा था, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ लिखते थे ये लोग। और ऐसे राइट से जो लेफ्ट तक लिखने का जो ये स्टाइल है इसको क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडन। ठीक है, ये टर्म याद रखना जरूरी है, बोस्ट्रोफेडन। आंख बंद करके 3 बार बोलना, बोस्ट्रोफेडन, बोस्ट्रोफेडन, बोस्ट्रोफेडन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The people of Harappan civilization knew the use of many meat metals, but iron was not known to them. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई वो लोग कई सारे मेटल यूज करते थे, ऐसी बात नहीं है, मेटल तो कई सारे यूज करते थे, लेकिन हाँ जो गौर करने वाली बात ये है कि आयरन का व्यवहार इन लोग ने सीख नहीं पाया था तभी तक। अब देखो यहाँ पर लोग बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन यार इन सबको पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी ब्रोंज सिविलाइजेशन कुछ भी कह लो, इनका काफी सारा साइट्स मिलेगा। इस बुक का खासियत ये है, यहाँ पर क्या किए हैं, इम्पोर्टेंट साइट का जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना उनको एक साथ करके टेबल जैसा बना के यहाँ पर रखा है। कई सारे बुक में टेबल मिल जाएगा, लेकिन वहां पे इतना इन्फॉर्मेशन भरा हुआ रहेगा तुम समझ ही नहीं पाओगे, याद करते करते दिमाग खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये यहाँ पर ये टेबल मस्त बनाया है, इसको जरूर याद कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट, एक भी मत छोड़ना इसमें। पहला देखो साइड हड़प्पा, हड़प्पा मैंने पहले ही बताया, हड़प्पा पंजाब में आता है, पाकिस्तान। पता है ना आप लोग को, जब देश का विभाग हुआ, वो अंग्रेज लोग ने जब मतलब उनका चाल था ये, उन्होंने जानबूझ के बांट दिया, तो उन्होंने उनका बांटने का मतलब था पंजाब को अलग कर दो, वहां पर लोग बहुत ज्यादा क्या है, मतलब देशभक्त है। बंगाल को बांट दो, वहां पर लोग बहुत ज्यादा देशभक्त है, तो इनका बॉर्डर जब इन्हें देश भाग गया तब इनका मकसद ये था, पंजाब को 2 भाग में बांट दो, बंगाल को 2 भाग में बांट दो। तो इसलिए पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल करके बंगाल को बांट दिया। पंजाब का आधा हिस्सा भारत में रहेगा, आधा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा। वही जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसी में अभी हमारा हड़प्पा है। हड़प्पा जो है रवि नदी का किनारे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हड़प्पा किस नदी का किनारे, रवि नदी का किनारे। इसका बार कौन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, दयाराम साहनी, साल भी इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। 19 से 2 जो दो, 19 से 2 ऐड कर दो, 21, 19 21, 19 21, 19 21। ठीक है, फाइंडिंग इंक्लूड्स क्या क्या देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट, फिगर ऑफ मदर गॉडेस, सेमेंटरी 37। ठीक है, ये दो ही नहीं है, काफी सारे यहाँ पर चीजें हैं जो हड़प्पा से हम लोग जब खुदाई किए तब मिला, लेकिन जो एग्जाम में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है वही सब हम फोकस कर रहे हैं। तो मदर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है यहाँ पर लिख रखा है, सेमेंटेरी 37, ये भी याद रखना। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या देखने को मिला, मदर गॉडेस और सेमेंटरी 37। ठीक है, चलो मोहनजोदड़ो में आते हैं। मोहनजोदड़ो इसका मतलब है मृत का स्तूप। ठीक है, हिंदी में बताएं तो मृत का स्तूप, और अंग्रेजी में माउंट ऑफ डेड। अंग्रेजी में क्या, माउंट ऑफ डेड। ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कौन सा प्रदेश में है, सिंध प्रदेश में है पाकिस्तान में। तो ये था एक्चुअली इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, तो भाई साहब हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर दो साइट है वो दोनों कौन ले गया, पाकिस्तान ले गया। ठीक है जी,
इंडिया में भी काफी साइड मिलेगा आगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में था, पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान, ठीक है, सिंध प्रदेश में पाकिस्तान में है। और ये कौन सा नदी का किनारे है? ये है इंदस नदी का किनारे। कई लोग हड़प्पा को इंदस में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हड़प्पा रावी का किनारे, मोहनजोदड़ो इंदस के किनारे। और इसका डिस्कवरी कौन किया था? आर.डी. बनर्जी, मतलब राखाल दास बनर्जी। कई बार इनको राखाल दास बंदोपाध्याय भी कह देते हैं। ये दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा का खुदाई किया था, उसके एक साल बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी यानी राखाल दास बंदोपाध्याय ने मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी किया था। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हड़प्पा का नाम छोटा है तो ये भी नाम छोटा है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो नाम थोड़ा बड़ा है, राखाल दास बंदोपाध्याय, ये भी नाम कभी बड़ा हो जा रहा है। तो इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बात यहाँ पर पाया गया, ब्रोंज डांसिंगल बहुत क्वेश्चन में आता है, कुछ सील बहुत क्वेश्चन में आता है। ये तीन चीज याद रखना पड़ेगा। क्या क्या मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? ब्रोंज डांसिंगल, पशुपति सील, और क्या? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो मिला वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। और क्या मिला? पशुपतिनाथ सील मिला। और क्या मिला? आंख बंद करके सोच रहे हो ना? हाँ, आंख बंद करके सोचो, देख के नहीं बोलना है। क्या क्या? तीन चीज ऐसे मोहनजोदड़ो से काफी चीजें डिस्कवर हुई है, लिस्ट देखेगा तो 15-20 को मिल जाएगा। लेकिन तीन जो बहुत याद रखना ही रखना है, कभी भूलना नहीं है गलत से। पहली बात क्या? ब्रोंज डांसिंग कहाँ से? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पशुपतिनाथ जो सील है वो मिला। थर्ड ग्रेट बार। ठीक है, अब आ जाओ चांदू दाड़ो में। ठीक है, चांदू दाड़ो अभी, चांदू दाड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान। ये भी इंडस रिवर के, तो ये हड़प्पा का सेम सेम है। हड़प्पा भी सिंध में था, ये भी सिंध में है। हड़प्पा भी इंडस के किनारे था, चांदू दाड़ो भी हमारा इंडस के किनारे है। यहाँ पर फाइंडिंग क्या मिला? ब्रोंज फिगर ऑफ ब्लॉक कार्ड। ठीक है, मतलब ब्रोंज का बनाया हुआ ये सिविलाइजेशन हम क्या कहते हैं? ब्रोंज सिविलाइजेशन बोले थे ना, तो यहाँ पर ब्रोंज का व्यवहार था। तो यही चांदू दाड़ो में क्या मिला? ब्रोंज का बनाया हुआ ब्लॉक कार्ड मिला। ठीक है, चांदू दाड़ो में क्या मिला जी? ब्रोंज का बनाया हुआ ब्लॉक कार्ड मिल गया। लोथल में ये लोथल था। लोथल क्या था? उस सभ्यता का बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह। ठीक है, ये अभी कहाँ पर है? इंडिया में है, गुजरात में। रिवर भोगबा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लोथल कौन सा नदी का किनारे है? भोगबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर बंदरगाह आता है, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। और डॉकयार्ड तो मिला ही है, डॉकयार्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फायर ऑल्टर हैव बीन फाउंड है। फायर ऑल्टर कहाँ पर देखने को मिला? ये भी क्वेश्चन में पूछता है। गुजरात का लोथाल। ठीक है जी, तो लोथल हम लोग डिस्कस किए। लोथल कहाँ पर है अभी? इंडिया का, कहाँ पर है अभी? इंडिया का गुजरात में। लोथल कौन सा नदी का किनारे में है? भोगबा नदी का किनारे में है। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, पोर्ट से मिलता जुलता डॉकयार्ड। और यहाँ पर क्या विशेष देखने को मिला? फायर अल्टार। अब आ जाओ काली बंगान, पहले नाम का माने जान लो। काली बंगान, बंगान कहाँ से आया पता है? बंगान, काली और बंगान, काली मतलब ब्लैक, काली ब्लैक। बंगान बंगाल से आया है। बंगाल मतलब क्या? हाथ में जो लड़के ने लड़कियां नहीं पहनती है, चूड़ियां। हाथ में लड़कियां जो चूड़ियां पहनती है उसको क्या क्या कहला जाता है? बेंगल्स। उसी से आ गया बैंगन। और वो क्या, कौन सा मतलब कलर का मिला था? वो ब्लैक कलर का मिला था, इसलिए काली। तो नाम हो गया जगह का क्या? काली बंगान। अभी कहाँ है? राजस्थान। कौन सा नदी का किनारे की है? घग्गर। राजस्थान में एक जगह है, आप लोग जो लोग उधर का है वो तो पता ही होगा, बाकी बाहर वाले में कई कई लोग को पता हो सकता है। झज्जर। झज्जर नहीं नहीं, झज्जर शायद हरियाणा में है शायद। तो झज्जर, हाँ झज्जर हरियाणा में है। तो घाघरा, घाघरा एक राजस्थानी ड्रेस है ना? ऐसा कुछ है ना, ऐसे तुम कुछ रिलेट कर मतलब याद रखने के लिए बना सकते हो, जो लोग उधर का हो उन लोग को अच्छा पता होगा। तो
राजस्थान से घग्गर याद रख सकते हो, रिवर घग्गर। घूमे तेरा घगरा। ऐसा कुछ उन लोग का ड्रेस है, वहां से रिलेट कर सकते हो। रिवर घाघर कहाँ, घाघर के किनारे कौन कौन है, कालीबंगान। ठीक है, वो कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ पर जो मिला देखो, क्लाउड फील्ड मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फायर ऑल्टर हैव बीन डिस्कवर्ड यार, फायर ऑल्टर लोथल में भी मिला था, हालांकि फायर ऑल्टर कालीबंगान में भी मिला। और उससे बड़का चीज जो मिला वो है प्लाइड फील्ड। ठीक है, प्लाइड फील्ड मिला। ठीक है, तो हम लोग दो, ये दो इम्पोर्टेंट है। एक है लोथाल, एक है कालीबंगान। लोथाल जो है गुजरात में है, भारत का। ये रिवर भोगबा के किनारे में है। ये इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। यहाँ पर डॉकयार्ड है। यहाँ पर फायर अड्डा देखने को मिलता है। कालीबंगान मतलब होता है ब्लैक मंगल। ये राजस्थान में है। कौन सा नदी का किनारे में है, घाघर। यहाँ पर प्लाइड फील्ड देखने को मिला। यहाँ पर भी फायर अड्डा देखने को मिला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या है। देखो, उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात से है। ठीक है, गुजरात इंडिया। लिवर लूनी के किनारे है धोलावीरा। ठीक है, तो इट इज द ओनली साइड दैट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यस, धोलावीरा जो तीन पार्ट थे इनका। तो यहाँ पर वाटर रिजर्व देखने को मिला। लूनी नदी हम लोग को पता है, इसमें पानी नहीं रहता है, ठीक है ना। लूनी नदी में पानी थोड़ी ना रहता है। तो इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि मतलब लूनी रिवर में पानी कम रहता है, तो वहां पर वाटर रिजर्व करना जरूरी है। इसीलिए शायद उन लोगों ने वाटर रिजर्वर बढ़ाने का कोशिश किए होंगे। ठीक है, लूनी रिवर रिवर के किनारे में भोला बीरा। ठीक है जी, है ना, भोला बीरा। अब देखो, गुजरात इंडिया में और एक और आ जाएगा, सुरकोटाडा। ठीक है, यहाँ पर बोन्स ऑफ हॉर्स मिला। पीट बरियल्स विल हैव बीन फाउंड। पीट बरियल मतलब क्या है, पीट बरियल मतलब जमीन में जमीन में खुदाई करके वहां पर दफन देना। ठीक है, जमीन में खुदाई करके वहां पर इंसान को दफना देना, इसको कहते हैं पीट बरियल। ऐसा संस्कार यहाँ पर सुरकोटाडा में देखने को मिला। घोड़े का हड्डी भी देखने को मिला। नॉट लोकेटेड ऑन एनी रिवर, ये कोई रिवर के किनारे में नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग को तीन साइड मिल गया गुजरात से। एक कहाँ से मिला, राजस्थान से। राजस्थान वाला का क्या नाम था, राजस्थान वाला का नाम था जो कि घग्गर नदी का किनारे था, उसका नाम था कालीबंगा। और गुजरात का तीन साइड देखने को मिल गया। पहला जो था वो एक बंदरगांव था, लोथाल। तो लोथाल जो था भोगबा नदी का किनारे में था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हम देख लिए कि धोलावीरा नाम का आता है, जो कि लूनी नदी का किनारे है। और ये कहाँ पर है, ये भी गुजरात में ही है। और लोथल में एक बंदरगांव था, वहां पर फायर अल्टर देखने को मिला था, हालांकि कालीबंगन में भी फायर अल्टर देखने को मिला। अब धोलावीरा में हम क्या विशेष देखे, धोलावीरा में हम देखे कि वहां पर पानी का थोड़ा शायद उन लोग का स्कार्सिटी होता होगा। उन्होंने वाटर रिजर्वर बनाने का बहुत कोशिश किया नहीं, बनाया था वाटर रिजर्वर का नजीर मिलता है। और दूसरी बात है, धोलावीरा शहर पता नहीं ये लोग क्यों किया था, ये तीन डिवीजन में उनको बांट दिया था। तीन डिवीजन था शहर का, कौन सा शहर था, धोलावीरा का। अब तीसरा साइड आ जाता है गुजरात में, क्या उनका नाम है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा कोई नदी का किनारे नहीं था। ठीक है, और सुरकोटाडा में जो विशेष देखने को मिला, घोड़े का हड्डी देखने को मिला। और पता चल रहा है कि ये लोग दफन करते थे, मतलब पीठ बुरियल हैव बीन फाउंड हियर। ठीक है, अब आ जाएंगे, लास्ट देख लेंगे दो इंपॉर्टेंट हरियाणा का साइड। कहाँ का साइड, गुजरात सर्कुलर देख लिए, अब हरियाणा का दो साइड देखेंगे। एक है बनवाली, जो कि रिवर सरस्वती के किनारे था। और एक था हरियाणा का दक्षीगढ़ी, जो कोई नदी का किनारे नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर बनवाली में क्या देखने को मिला, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बार्ली क्रॉप हैज बीन फाउंड हियर। अब लोग जिन लोग थोड़ा बहुत क्रॉप के बारे में, क्रॉप मतलब फसल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं,
तुम लोग को पता होगा कि हरियाणा में जो है व्हीट बार्ली का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। और व्हीट का इतना कल्टीवेशन वहां पर होता है, व्हीट रिसर्च सेंटर भी वहीं पर है। करनाल हरियाणा में व्हीट का रिसर्च सेंटर भी देखने को मिलते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। तो वहां पर शुरू से ही व्हीट बार्ली का कल्टीवेशन शुरू, मतलब कल्टीवेशन चलता आ रहा है। और आप लोग को पता होगा, बार्ली पहला क्रॉप है जो इंसान खाने के लिए उगाया था। ठीक है, बार्ली ऐसी क्रॉप है जो कि इंसान ने पहली बार उगाया था खाने के लिए। व्हीट, राइस, व्हीट के बाद व्हीट का कल्टीवेशन शुरू है, फिर राइस बाद में शुरू। ठीक है, सबसे पहले किनका शुरू हुआ? बार्ली का। अब हरियाणा का दूसरा टाइटल है राखीगढ़ी। और सब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ये है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। देखो, ये है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन? राखीगढ़ी। नॉट लोकेटेड ऑन एनी वन। तो हम लोग क्या देखे थे? हरी गुजरात का 3 साइड देखे थे, लोथाल, धोलावीरा और सुरकोटड़ा। एक हरियाणा का देखे थे, कालीबंगन। उसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो है ही। और हरियाणा का 2 साइड देख लिए, एक है हमारा बनवाली, एक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो कोई नदी का किनारे नहीं है, हालांकि बनवाली जो है वो सरस्वती नदी का किनारे है हरियाणा में। यहाँ पर हमारा समझ समझ ही रहे हो, राखीगढ़ी में नदी है नहीं, और उधर बनवाली में नदी है। तो बनवाली में कल्टीवेशन का कुछ कुछ लोग उगाएगा, कुछ कल्टीवेशन होगा, तो यहाँ पर बार्ली का कल्टीवेशन हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, राखीगढ़ी में तो नदी का किनारे ये नहीं था। और ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, राखीगढ़ी हरियाणा का जो था, ये सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। सबसे बड़का साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कौन? राखीगढ़ी। कहाँ पे? हरियाणा। अब हम लोग आ जाएंगे, तो ये हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे वैदिक कल्चर। ठीक है, हम बोले थे इस वीडियो में 3 चीज हम डिस्कस करेंगे। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक है वैदिक कल्चर, एक है हमारा महाजनपद। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर। वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक चला था? ईसा पूर्व 2500 से लेकर के ईसा पूर्व 1750। तो 1750 के बाद, मतलब बाद 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक वैदिक कल्चर चला है। और यहाँ पर हम मैंने पहले ही बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहां पर अर्बन सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन वैदिक कल्चर में कैसा सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा? रूरल। क्या मिलेगा? रूरल। ठीक है, कब से कब तक चला ये सिविलाइजेशन? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर आएगा अर्ली वैदिक कल्चर, लेट वैदिक कल्चर। ठीक है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड, लेट वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हम लोग इसको कह देते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड कब किसको कहते हैं? 1000 से लेकर के 600 तक जो है टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो सोशल कल्चर था वो बहुत अच्छा था, बहुत डेवलप्ड था, बहुत ठीक ठाक था। जैसे जैसे वैदिक पीरियड जैसे 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 टाइम इसका बीतते गया, 1000 ईसा पूर्व के बाद जो है वैदिक कल्चर में काफी सारे उल्टे सीधे चीज का, मतलब इनका कल्चर में आने लगा। और इनका वैदिक पीरियड का जो अ, बहुत अच्छा कल्चर था शुरू में, वो धीरे धीरे खत्म होते गया। तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसको दो ब्रॉड पीरियड में भाग कर रहे हैं, अर्ली वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर। ठीक है जी। आर्यंस जो है सेड टू बी द प्रोपाउंडर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। प्रोपाउंडर मतलब क्या? संस्थापक। क्या बोल रहे हैं कि आर्यन जो है, आर्यन लोग ही पहले, सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन का शुरुआत
किया था। दे स्पोक ए लैंग्वेज कॉल्ड आर्या। आर्यन लोग ने जो लैंग्वेज बोलता था वो था आर्या। और आर्या का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। तो देखो, आर्या क्या बोल रहे हैं, आर्या क्या था? वो जो उन लोग का जो आर्यन लोग का जो लैंग्वेज था वो था आर्या। द होल रीजन इन विच आर्यंस वर फर्स्ट सेटल इन इंडिया वाज कॉल्ड लैंड ऑफ सेवन रिवर, सब सिंधोवा व सब सिंधु भी कहते हैं। तो सबसे पहले उन लोग ने आकर जहाँ पर सेटलमेंट किया था इंडिया का, वो जगह को क्या कह लेते हैं? लैंड ऑफ सेवन रिवर। सप्त सिंधु भी कहला जाता है और सप्त सिंधवा भी कहला जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेटर ऑन द सोसाइटी गॉट फोर डिवाइडेड इनटू फोर वर्ना। चार वर्ना आ गया सोसाइटी में, क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट क्लास कास्ट था, शूद्र सबसे लोएस्ट कास्ट था। ठीक है, चार वर्ना में बांटा गया, जिनमें कास्टिज्म का शुरुआत हुई है। ब्राह्मण लोग ने क्या करता था, ये लोग ने पूजा पूजा पाठ करता था। पूजा पाठ, उनका आचार विधि, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम था ब्राह्मणों का। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, देश को बचाना। ठीक है, वैश्यों का काम क्या था? व्यापार करना। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब व्यापार करना, ये वैश्यों का काम था। और ये तीनों को सेवा करना, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सेवा करने का काम किनका था? शूद्र का। इसलिए इनको क्या कहला जाता था? लोअर कास्ट। एज a ऋग्वेदिक society was pastoralist, cow was considered as their main wealth. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फोकस्ड था। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था वहां पर। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता था, ऐसी बात नहीं है, एग्रीकल्चर कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन ये लोग ज्यादा जो फोकस किया था, पेस्टोरलिस्ट। मतलब क्या? मतलब पेस्टोरल कहाँ, मतलब ये वर्ड कहाँ से आता है? मतलब पशुपालन। और जिन लोग पशुपालन के ऊपर जीविका जिनका है, पशुपालन जिनका जीविका है, उनको क्या कहते हैं? पेस्टोरलिस्ट। मतलब ये है कि ये लोग पशुपालन बहुत ज्यादा करता था। काव, तो जाहिर सी बात है, पशुपालन में ये लोग, इनका जीविका है, तो काव इनके लिए बहुत महत्व रखते होंगे, है ना? काव वॉज कॉन्सिडर्ड मेनुअल, ये सबसे बड़ा संपद था। ठीक है जी, काव क्या था? दे आर मेन वेल्थ। द ऋग्वेदिक पीपल यूज टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। प्रकृति का जो शक्ति, प्रकृति का जो शक्ति था, नेचुरल फोर्स जो था, उन लोग ये लोग बहुत ज्यादा पूजते थे। जैसे कि फायर हो गया, वाटर हो गया, एयर को हो गया, यहाँ तक प्लांट्स को ये लोग बहुत ज्यादा पूजते थे। तो नेचुरल फोर्स को ये लोग बहुत ज्यादा पूजते थे। ठीक है, तो इंडिया वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटी ऑफ दिस कल्चर। ठीक है, इंडिया, भारत, भारत जो है, इनको डेटी मतलब क्या है? देवता, देवता के तौर पे मानते थे और बहुत ज्यादा पूजते थे। ऋग्वेदिक पीपल जो था, ये लोग ने वर्शिप यानी पूजा किन को करता था? नेचुरल फोर्सेस को, जैसे कि फायर, अग्नि, वाटर, ठीक है, एयर, प्लांट्स, इन सबको पूजते थे। हालांकि इंडिया वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटी ऑफ दिस कल्चर। इंडिया वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटी ऑफ दिस कल्चर, इम्पोर्टेंट है। अदर डेटी में कौन कौन आती थी? जैसे अग्नि हो गया, फायर गॉड। तो ये लोग नेचर फर्स्ट को पूछते थे ना, तो अग्नि, फायर गॉड। वरुणा, गॉड ऑफ वाटर। सोमा, गॉड ऑफ प्लांट्स। पूछ सकता है गॉड ऑफ प्लांट्स। इन वैदिक कल्चर गॉड ऑफ प्लांट्स वाज नोन एज अग्नि, वरुणा, सोमा, और कह दिया जैसे मान लो मरुत। ठीक है, तो उसमें आंसर आएगा सोमा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है जी, लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखे हैं? आर्यंस मूव टुवर्ड्स गंगा जमुना द प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट रीजन। देखो, अर्ली पीरियड में लोग कहाँ पर था? सब सिंधु में था, जहाँ पर सिंधु नदी और सिंधु नदी का 7 ट्राइब्यूटरीज था। तो इन सब मिला के जो सब सिंधु था, वहां पर अर्ली वैदिक पीरियड में लोग रहते थे। और ये फिर ये लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग कहाँ शिफ्ट कर गए? आ गया गंगा जमुना दोआब, जहाँ पर गंगा और जमुना नदी मिलते हैं, वहां पर आ गए।
और पोजीशन ऑफ किंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट एट ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सम्राट। तो अर्ली वैदिक पीरियड में किंग विंग का कोई चक्कर नहीं था, है ना। लेटर वैदिक पीरियड में कौन आ गया? किंग। और उनको सम्मान के लिए पोस्ट उनको किंग का जो पद है, सम्मान, एक्स्ट्रा सम्मान देने के लिए उनको बोल दिया सम्राट। क्या बोल दिया बताओ? सम्राट। ठीक है जी। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, एग्रीकल्चर बिकेम द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था। वैदिक पीरियड में भी एग्रीकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रहा। हालांकि वैदिक पीरियड में लोग पशुपालन को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया, और काव को जो है बहुत ज्यादा वेल्दी माना इन लोग ने। एग्रीकल्चर बिकम द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या किस मतलब फसल का इन लोग उगाता था? राइस, बार्ली, व्हीट। सबसे पहला बार्ली का हम लोग कहाँ पर देखने को मिलता है? हरियाणा का जो है बनवाली जो साइट है, वहां पर बार्ली का हम लोग एविडेंस मिला है। और ऐसा माना जाता है बार्ली से ही सबसे पहला जो है एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है, बार्ली क्रॉप से। उसके बाद व्हीट आया, फिर राइस आया लास्ट में। ठीक है। वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर में आ जाते हैं। ठीक है। वैदिक लिटरेचर में क्या बोल रहा है? इन लोग का 4 टाइप का वेद था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऊपर ऊपर से पहले जान लो। ऋग्वेद में क्या होगा? यहाँ पर ज्यादातर मंत्र होगा, हाइम्स यानी मंत्र होगा। यहाँ पर पूजा पाठ का रिचुअल्स होगा, कैसे पूजा करना है कैसे नहीं, रूल रेगुलेशन सब ऋग्वेद में आएगा। सामवेद में ज्यादातर म्यूजिक के ऊपर फोकस्ड है। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एविडेंस ऑफ म्यूजिक में, we can find evidence of music from which of the Veda? 4 ऑप्शन दे देगा। या तो ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्टिंग ऑफ म्यूजिक, which of the following Vedas is related to the starting of music? ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सामवेद। तो म्यूजिक से सामवेद याद रखना। ठीक है। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में यहाँ पर आ जाएगा हाइम्स, रिचुअल और सेक्रीफाइस। हाइम्स मतलब मंत्र। ऋग्वेद में भी ज्यादातर मंत्रा था, जो भी मंत्रा ज्यादातर ऋग्वेद में ही मिलेगा। हालांकि यजुर्वेद में थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ज्यादातर क्या है? ऋग्वेद। और यजुर्वेद में बहुत ज्यादा रिचुअल के बारे में तुमको देखने को मिलेगा। रिचुअल मतलब कौन सा पूजा कैसे करना है, उसका क्या रूल देख लेते, तो हार्ड एंड फास्ट रूल जो होते हैं, सेक्रीफाइस क्या करना है क्या नहीं, ये सब देखने को मिलेगा। और अथर्ववेद याद रखना मतलब मेडिकल। यहाँ पर डिजीज विजीज वगैरह कोई भी, जैसे कोई किसी का कोई तबीयत खराब होगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे अथर्ववेद से देखने को मिलता है। तो देखो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, वो है ही ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कौन है? ऋग्वेद है। इन द वर्ल्ड, भारत का ही नहीं पूरा वर्ल्ड में। ठीक है। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द ईयर, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है। और इस ये क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हिम्स? ऋग्वेदा। द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड इज ऋग्वेदा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जरूरी है। कितना हाइम था, कितना मंडलाज था? ठीक है। 1028 हाइम था, 10 मंडलाज था। तुम लोग को नेट पैक भराते हो ना, तो वहां पर 1 GB भरा, तो जैसे मान लो 1 GB भरा है, 1 GB मतलब क्या हो गया? 1000, 1026, मतलब 1026। उसमें MB मिल जाता है 1 GB में, है कि नहीं? जैसे हम लोग 1 GB का नेट पैक भराते हैं, तो कितना हमारे पास MB है? हमारे पास 1000 MB। लोग सोचते हैं 1000 MB, नहीं एग्जैक्टली 1000 नहीं, वो तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेकिन आ जाता है 1026। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी कंप्यूटर कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है। 1 GB में कितना MB आता है? 1026 आता है। तो उससे तुम जिन लोगों को पता है, तो लोग वहां से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक 1026 है, यहाँ पर 1028 है। तो इतना हाई मतलब याद रखने के लिए ट्रिक
ट्रिक की तरफ में इसको ध्यान दे सकते हो कि कितना हाइम था ऋग्वेदा में 1028। तो कितना मंडलाज था 10 मंडलाज। 10 मंडला में और 10वीं जो मंडला था 10th मंडला वहां पर चार वर्णा के बारे में आपको जानने को मिला। चार वर्णा मतलब क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो चार वर्णा है इसके बारे में जानने को मिला। और क्या जानने को मिला 10वीं मंडला से? पुरुष पुरुषुक्ता। ठीक है, पुरुष सुक्ता जो हाइम, ये कुछ मंत्र है, वो हाइम के बारे में हम लोग जानता हूँ तो ध्यान रखेंगे यार। पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता। थर्ड मंडला से गायत्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन में आ चुका है। थर्ड मंडला से कौन सी मंत्र के बारे में जानने को मिला? गायत्री मंत्र, विच वॉज कंपाइल्ड इन द पेज ऑफ सामगढ़। गायत्री मंत्र किसके लिए था? सामगढ़ के लिए था। ठीक है, तो कितना हाइम्स था? 1028। कितना मंडला था? 10 को मंडला था। 10 जो मंडला था उसमें 10वीं जो मंडला था उससे हम लोग को वरना के बचाव, वरना के बारे में देखने को मिला। और वहीं से हम लोग को क्या? पुरुषा सुक्ता हाइम देखने को मिला। कौन सा हाइम देखने को मिला? पुरुषा सुक्ता। तीसरी जो मंडल था उसमें हम लोग को गायत्री मंत्र के लिए देखने को मिला, जो कि किनको डेडिकेटेड था? डेडिकेटेड था फॉर द प्राइज ऑफ गॉड सन, सूर्य देवता। सामवेदा में क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ मेलोडी, सूट की बात हो रहा है यहाँ पर। ध्रुपद राग, जिन लोग थोड़ा बहुत क्लासिकल म्यूजिक का चर्चा करते हो उन लोग को पता ही होगा। ध्रुपद राग का एक बहुत पुराना, बहुत पॉपुलर राग आता है। इसका भी उल्लेख हम लोग को मिलता है सामवेद से। ठीक है, और इट इज द बुक ऑफ चैंट्स। ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चन आ गया कलेक्शन ऑफ हाइम्स, आंसर क्या होगा? ऋग्वेदा। क्वेश्चन आ गया बुक ऑफ चैंट्स, आंसर आ जाएगा सामवेदा। अभी देख के लग रहा है इजी है, लेकिन क्वेश्चन में जो आएगा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर बोल दिया कलेक्शन ऑफ हाइम्स, आंसर क्या हो गया? ऋग्वेदा। अगर बोल दिया कलेक्शन ऑफ चैंट्स या बुक, यानी बुक ऑफ चैंट्स, क्या हो जाएगा आंसर? सामवेदा। कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, सामवेदा। ध्रुपद राग के बारे में जानने को मिल रहा है कहाँ से? सामवेदा। बुक ऑफ चैंट्स, सामवेदा। यजुर्वेदा में क्या मिलेगा? यहाँ पर भी हाइम देखने को मिल रहा है। और उससे बड़का इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर रिचुअल सेक्रीफाइस के बारे में बोला गया। अथर्ववेदा में चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज। डिजीज को कैसे, मतलब रोग व्याधि तो कैसे हटाएंगे, इसके बारे में जानने को मिला। एविल, एविल मतलब क्या है? दानव, दानव दस्यु कह सकते हो। इनको कैसे हटाएंगे, ये सब के बारे में जो भी है मतलब हमारे जिंदगी से कैसे हम हमारा डिजीज को हटाएंगे, कैसे एविल को दूर करेंगे हमारे जीवन से, ये सब के बारे में डिस्कशन हम लोग को अथर्ववेदा में देखने को मिला कि भाई ऐसे ऐसे चार्म्स, ऐसे ऐसे स्पेल से हम लोग एविल या और डिजीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट आ जाएगा ब्रह्मणास। हर एक वेद का कुछ कुछ ब्रह्मणास था, जहां पर उस पर्टिकुलर वेद के बारे में मतलब डिस्कशन किया गया है, ऐसा समझ सकते हैं कि वेद तो है ही, उसका डिस्कशन, उसका मीनिंग, उसका जो भी उसका मतलब क्या बोलते हैं समरी, ऐसे 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 करके हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मणा जो देखने को मिले। ब्राह्मणा मतलब यहाँ पर क्या है? बुक्स हैं जहां पर डिस्कशन है उस रिलेटेड वेद के बारे में। ऐसे क्या बोल रहे हैं ब्राह्मणस के बारे में? रिचुअलिस्टिक फॉर्मूली एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। ईच वेदा हैज सेवरल ब्राह्मण लिटरेचर। मतलब यहाँ पर क्या बोलेगा? रिचुअलिस्टिक फॉर्मूली, कैसे रिचुअल को कैसे निभाना है, और ऐसे उस पर्टिकुलर जो फॉर्मूले हैं, मतलब जैसे बोल दिया भाई ये रिचुअल है, ये त्योहार है, ये रिचुअल है, तो ऐसे ऐसे, ये यज्ञ है तो इसका ऐसे ऐसे करना है। अब क्यों ऐसे ऐसे करना है, तो उसको एक्सप्लेनेशन करना कि भाई इसीलिए ऐसे करोगे तो सोसाइटी में ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे करोगे तो रिलीजियस ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, सोशल मतलब मतलब ऐसा मतलब कौन सा रिचुअल कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, सोशल उसका लॉजिक क्या रहेगा, रिलीजियस धर्म के
दृष्टिकोण से उसका क्या लॉजिक रहेगा, ये सब का जो डिस्कशन हम लोग को कहाँ मिलता है, ब्रह्मणास के मिलते हैं। और ये आधार किस पे होता है, वेद के आधार पे होता है। ऐसे ऋग्वेद का जो दो ब्राह्मणा है, क्या है, कौशितकी और आयतर्य, एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक है। यजुर्वेद में आ जाएगा तैतरीय, शतपथ। सामवेद में आ जाएगा पंचविश, जैमिनीय। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, दो पता। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदा हैज ओनली वन ब्राह्मण। आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। चलो, ब्राह्मण क्या है, contains ritualistic formulae, explains the social and religious meaning of the rituals. इस वेदा है सेवरल ब्राह्मणा जटालिटी इज। ऋग्वेद का क्या क्या है, कौशितकी एंड ऐतरेय। देखो, ऐतरेय तैतरीय में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तैतरीय आ जाएगा तो यजुर्वेदा। ठीक है। और यजुर्वेदा में क्या आ जाएगा, शतपथ। ठीक है, शतपथ। सामवेदा में क्या आ जाएगा, पंचविश, जैमिनियम। और अथर्ववेदा में गोपथ। ठीक है। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फिर आंख बंद करेंगे। पहली पहली क्या हो गया, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का ब्राह्मण क्या क्या है, कौशितकी, ऐतरेय। यजुर्वेदा में तैतरीय, और एक एक था तैतरीय, और क्या आ जाता है, शतपथ। ठीक है जी। ठीक है। अब सामवेदा। सामवेदा में क्या आ जाएगा, पंचवीस, जैमिनीय। अथर्ववेदा में आ जाएगा गोपथ। अब आंख बंद करो, याद करने की कोशिश करो। पहले आ जाता है हमारा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में दो है, क्या क्या है, कौशितकी, ऐतरेय। अब आ जाता है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में तैतरीय, और तैतरीय के साथ क्या आ जाता है, शतपथ। ठीक है। सामवेदा में क्या आ जाता है, जेमिनिया। पंचदश। अथर्ववेदा में गोपथ। फिर आंख बंद करके याद करो। सबसे पहले ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या, कौशितकी, ऐतरेय। यजुर्वेदा में तैतरीय, शतपथ। उसके बाद आता है सामवेदा में पंचवीस, जैमिनीय। अथर्ववेदा में गोपथ। ठीक है जी। अब आ जाओ नीचे। द वर्ड अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। ये तो तुम्हें तो पता ही होगा कि अरण्य का मतलब फॉरेस्ट होता है। टेक्स्ट। अब देखो, वैदिक लिटरेचर में एक अरण्य का करके भी एक लिटरेचर आता है। क्या आता है, अरण्य का। इसका नाम अरण्य का इसलिए लिखा, मतलब रखा गया, क्योंकि जो जो भी मुनि ऋषि थे ना, जो भी मुनि ऋषि थे, उन लोग क्या करते थे, जंगल में रह के ये सब जो लिटरेचर है ये सब लिखा था। क्योंकि जंगल में रह के इन सब लिटरेचर को लिखा गया था, इसलिए इनका नाम दे दिया गया अरण्यकास। ठीक है। सो टेक्स्ट वर कॉल्ड अरण्यकास। क्यों, बिकॉज दे वर रिटन बाय मेनली बाय द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल। जंगल में रहने वाले हार्मिट और स्टूडेंट ने लिखा था, इसलिए नाम हो गया अरण्य का। हार्मिट मतलब क्या है, मुनि। और उनका जो उनके मुनि के पास जो जो लोग सीखने जाता था, स्टूडेंट था उनका, ये सब मिलकर लिखते थे, इसलिए कहा गया अरण्य का। ठीक है। अब आ जाओ वेदांगा। ये वेदांग क्या है, ये भी वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। और इनको क्या कहा जाता है, वेद का अंग। अंग मतलब क्या, बॉडी का पार्ट। मतलब क्या, लिंग बोल दिया। देखो, लिंग ऑफ वेदा 6 नंबर में था, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेदांग। अब इसमें 3 दे देगा, यहाँ से एक बाहर का दे देगा, तुमको पता नहीं होगा कौन कौन सा वेदांग है, तो तुम कैसे उसको छाटोगे। ठीक है। तो लिए पढ़ के जरूर रखना पड़ेगा, पढ़ोगे तो एमसीक्यू देख के कम से कम याद तो आ ही जाएगा। तो देखो, सबसे पहला जो है शिक्षा, फिर आ जाता है कल्प, फिर आ जाता है व्याकरण, फिर आ जाता है निरुक्त, फिर आता है छंद, फिर आता है ज्योतिष। शिक्षा मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन। कल्प मतलब रिचुअल्स, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। व्याकरण में आ जाएगा ग्रामर। ठीक। निरुक्त में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। छंद में आ जाएगा मैट्रिक्स, मतलब मापतोल। ठीक है, मापतोल, मैट्रिक्स, छंद। ज्योतिष में आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी। ये सब क्या है, ये सब क्या है, वेदांग है। वेदांग मीन्स, वेदांग का मतलब क्या होता है पता है, मतलब वेद का ही एक्सप्लेनेशन, वेद में जो बोला गया उसका
थोड़ा सा उसमें सरल भाषा में थोड़ा सरल भाषा में वेद का ही जो मतलब वेद का जो फिलोसफी है, उनका जो वेद का जो डॉक्ट्रिन है, उसको मतलब वेद का जो भी समरी कह सकते हैं, उसको इनमें वेदांग में वर्णना किया गया। होता है ना, कोई एक टेक्स्ट होता है मेन टेक्स्ट, और उसका एक सरल वो होता है ताकि लोग इजीली समझ में आए। तो वेद का ही पाठ था। वेद का जो मतलब वेद का जो मेन जो भी वेद में बोला गया, उन्हीं का ही डिस्कशन वेदांग में मिलता है। इसलिए इसको वेद का अंग कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। वेदांग मतलब क्या है? वेद और अंग, वेद का अंग। इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? लिंग ऑफ वेद। ये ऐसे 6 संख्या में 6 है। क्या क्या है? सबसे पहले जो है हमारा शिक्षा, जो भी प्रोनाउंसिएशन, कल्प, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्ता, एक्सप्लेनेशन, छंद, मैट्रिसेस, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। अब आंख बंद करो और सुनो एक बार। आंख बंद करके सुनो, फिर आंख बंद करके बोलना भी है। ठीक है? पहला क्या आ गया? सबसे पहला अ, शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या? प्रोनाउंसिएशन। फिर आ गया क्या? कल्प। कल्प मतलब क्या है? रिचुअल्स। फिर क्या आ गया? व्याकरण मतलब ग्रामर। फिर क्या आ गया? निरुक्त मतलब एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। फिर क्या आ गया? छंद, उसमें क्या होगा? मैट्रिसेस, मापतोल। लास्ट में क्या आ गया? ज्योतिष। ज्योतिष ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। ठीक है? अब आंख बंद करके बोलो, मैं बोलो, सोचो, बोलो। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है शिक्षा मतलब प्रोनाउंसिएशन। दूसरी छंद मतलब रिचुअल। तीसरी व्याकरण मतलब ग्रामर। चौथी निरुक्त मतलब एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। पांचवी छंद मतलब मैट्रिसेस, मापतोल। लास्ट हमारे पास आ गया ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। तो ये हो गया 6 वेदांग। ये भी क्वेश्चन में आता है, वेदांग का संख्या कितना है? 6 नंबर। ठीक है? तो चलो बढ़िया। ये तो हम लोग याद कर लिए। अब आएंगे महाजनपद। देखो, महाजनपद ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज का। वो हम 10 मिनट में खत्म करके हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखो, तो लगभग हम कितने साल में आ गए? 600 BC तक आ गए, 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व के बाद भारत के इतिहास में आ जाता है महाजनपद। महाजनपद मतलब क्या है? यहाँ पर राजाओं का, राजा शासक देखने को मिलेगा, रूलर देखने को मिलेगा। अलग अलग 16 जो है, 16 अलग अलग महाजनपद होगा। हर महाजनपद का एक कैपिटल होगा, और हर महाजनपद का एक शासक होगा। ठीक है? इसका शुरुआत कब हो गया इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी, 6 BC नहीं है, 6th सेंचुरी मतलब 600 BC, 600 ईसा पूर्व। मतलब वैदिक पीरियड का खत्म होने के बाद। 16 महाजनपद इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर साउथ इंडिया का बात नहीं चल रहा है। ठीक है? 16 महाजनपद देखने को मिला। कहाँ पर देखने को मिला? नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पर जो लिस्ट दे रखे हैं 16 महाजनपद का, और वहां पर कैपिटल। तो यहाँ पर देखो, कुछ कुछ का इम्पोर्टेंट है कैपिटल, और हम बताते जाएंगे। जो मतलब जो जरूर याद रखना चाहिए। आप 2 4 5 10 बार पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके याद रखने का कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं हो तो याद हो जाएगा, बाद में भी 2 4 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि और कहीं से मान लो कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी कुछ का कैपिटल पूछ दिया तो, ताकि आप दिक्कत ना हो। ठीक है? देखो, काशी का सबसे पहले है महाजनापद, और काशी का कैपिटल वाराणसी है। ये सब पता है। अंग, उसके बाद आता है अंग। अंग मतलब समझ रहे हो? अंग अंगराज कर्ण। जिन लोग महाभारत के बारे में जिन लोग को जानकारी है पता होगा, दुर्योधन का सबसे मतलब अच्छा जो मित्र था, वो था अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण जो था, कुंती देवी का सबसे बड़ा लड़का था अंगराज कर्ण।
तो वो अंग वो उन्हीं का जो जगह था महाभारत महाभारत में, जिसका हम लोग को एविडेंस मिलता है, उसी अंग नाम का एक महाजनपद था, जिनका कैपिटल था चंपानगरी। ठीक है, उनका कैपिटल क्या था? चंपानगरी। अब भाजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाजी का जरूर याद रखिएगा, वैशाली। भाजी का क्या? वैशाली। अब एक आ जाता है छेदी, जिसका है सुक्ति माटी। सुक्ति माटी। अब आ जाता है कुरु। कुरु, आप ऐसे याद रख सकते हो, महाभारत में कुरु, कौरव, हस्तिनापुर, ये सब सुनते होंगे। पितामह भीष्म जो था, ये किसके तरफ युद्ध में किसके तरफ था? कौरव की तरफ है ना। और उनका जीवन का अंतिम तक क्या उद्देश्य था? हस्तिनापुर का सुरक्षा। जिन लोग को ये सब कहानी पता है, थोड़ा रिलेट कर सकते हो, तो याद रखने में आसान होगा। कुरु का कैपिटल था हस्तिनापुर। मत्स्य, मत्स्य याद रखना, मत्स्य इंपोर्टेंट है। मत्स्य का कौन है? विराटनगर। अस्य का बुधन्य। अस्य का क्या? बुधन्य। ठीक है। अब देखो, गंधरा, तक्षशिला याद रखना, इंपॉर्टेंट। गंधरा। गंधरा का क्या? तक्षशिला। तक्षशिला में जो यूनिवर्सिटी था ना, तक्षशिला। गंधरा, ये तक्षशिला कहाँ, कौन सा उसमें आता था? गंधरा में आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशोला, श्रावस्ती। कोशोला का कैपिटल था श्रावस्ती। कोशोला आप लोग को पता होगा, कोशोला से कोशोला का वहाँ वहीं पर था उनका राम का जो है, प्रभु श्री राम का जो मामा का घर था कौशल्या। तभी तो उनका मम्मी का नाम था कौशल्या। कौशल्या क्यों था? कौशल्या से वो बिलोंग करती थी। तो उसी कौशल्या का कैपिटल क्या था? श्रावस्ती। इंपोर्टेंट है। मगध का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। राजगृह मगध का। ठीक है। मल्ल का कुशीनगर। ठीक है। मल्ल का क्या? कुशीनगर। इसी कुशीनगर में गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था। ठीक है जी। ये जो मल्ल का जो राजधानी है कुशीनगर, यहाँ पर किनका डेथ हुआ था? गौतम बुद्ध। अभी एक वीडियो हमारा चैनल में है, बुद्धिज्म जैनिज्म करके, वहाँ जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग बुद्धिज्म जैनिज्म कवर किए हैं। तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर की हुआ था। तो ये देख लेना। आप देखो क्या आता है। आप देखो, और कुछ आ जाता है। वत्स। वत्स का जो कैपिटल था कौशाम्बी। पांचाला। पांचाला से कौन था? पांचाली। पांचाली किसको कहला जाता था? द्रौपदी को। महाभारत में नहीं था जी? द्रौपदी। द्रौपदी का और क्या नाम था? पांचाली। क्यों? वो पंचला, ये जो महाजनपद है, उससे बिलोंग करते थे, यानी उनको क्या कहा जाता था? पांचली। ठीक है। और ये पंचला का कैपिटल था क्या? वही छत्रा। ठीक है जी। पंचला का कैपिटल क्या था? वही छत्रा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुरसेना का कैपिटल क्या था? मथुरा। मथुरा में हमारा कृष्ण कन्हैया था, और वो उनका 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 बांसी था, बांसी में क्या था? सूर था। तो सूर से याद रखना, सुरसेना। सुरसेना मतलब सूर, मतलब मथुरा। मथुरा हो गया। अवंती उज्जैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अवंती का कैपिटल क्या है? उज्जैन। अवंती का कैपिटल क्या है? उज्जैन। कम्बोजा का है राजापुरा। कम्बोजा का क्या है जी? राजापुरा। एक बार फिर देख लेंगे हम लोग, रिवाइज कर लेंगे एक बार, इसके बाद भी तुम लोग एक दो बार देख लेना, क्योंकि ये कॉन्फ्यूजिंग है ना थोड़ा। काशी का इंपॉर्टेंट है वाराणसी। फिर आ जाता है अंग, चंपानगरी। भाजी का इंपॉर्टेंट है वैशाली। छेदी, सुक्तिमाटी। पुरु, हस्तिनापुर। मत्स्य इंपॉर्टेंट है विराटनगर। कस्सा का बुधन्य। गांधारा इंपॉर्टेंट है तक्षशिला। कोशला इंपॉर्टेंट है श्रावस्ती। मगध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजगृह। मगध राजगृह। मल्ल कुशीनगर। मल्ल भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, मान सकते हो। कुशीनगर। कुशीनगर में किसका डेथ हुआ था? गौतम बुद्ध। वत्स, कौशाम्बी। पंचला, अहिछत्र। सुरसेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मथुरा। सुरसेना मथुरा। अवंती उज्जैन। अवंती उज्जैन। कम्बोजा राजापुरा। कम्बोजा कौन? कम्बोजा कैपिटल क्या है?
राजापुरा। इसके बाद आ जाता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म हम लोग हमारा दूसरा वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखे हैं। उसका लिंक हम दे देंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखिएगा, जरूर वीडियो विजिट करिएगा। और ऐसे पूरा धीरे धीरे पूरा एंशियंट हिस्ट्री, फिर पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे ही जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए जीके भंडर यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है जी, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।